ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब दिग्गज निवेशक और जाने माने फंड मैनेजर हीलियोस कैपिटल के फाउंडर, चैनल पर आई थिंक पिछले 20 साल से लगातार हमारे गेस्ट रहे हैं और दिल से पंजाबी समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ते हुए। समीर जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जी, गुड मॉर्निंग। तो आप पंजाबी में कहते हैं सानू की, आप भी इस समय मार्केट में यही अप्रोच लेके चल रहे हैं क्या, जो इस समय चाइना फैक्टर ने इतना डैमेज किया हुआ है मार्केट को? क्या यही एक मेन कारण है या मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था, वो चाइना की वजह से मिल गया? नहीं, हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं जो डैमेज किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ डैमेज किया हुआ था, वो अब स्टोरी खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट स्टोरी पे चलें कि भाई इजराइल ईरान में क्या होगा या यूएस इलेक्शंस में क्या होगा। चाइना की स्टोरी खत्म हो गई है, बिकॉज उनके एक तो 35-40% मार्केट बढ़ी, लेकिन आज जब खुली और जब उनकी जो भी वो काउंसिल है, जो भी बोलते हैं NHRDC व्हाटएवर दे कॉल इट, उन्होंने आके डिसअपॉइंटिंग बातें करी एंड मार्केट इज करेक्टेड 6-7%। सो अब आपका नया ट्रिगर, मार्केट चल सकती है, बट ये डेस्परेशन जो थी इन्वेस्टर्स को कि इंडिया से एकदम बेच के चाइना में जाएं, वो डेस्परेशन खत्म ही हो गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो मार्केट करेक्ट हो गई है तो कोई नहीं खरीदना चाहता होगा उस डेस्परेशन से। बट नॉर्मली क्या होता है, वो मार्केट थोड़ी चली है, लोगों को रियलाइज हुआ है कि वो अंडरवेट है, तो ओवर टाइम उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो सकता है। बट इट डज नॉट मीन कि इंडिया से निकाल के आपको चाइना में डालना है। खाली कोई फंड मैनेजर ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जो खाली एक ये दो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। आप कोरिया है, ताइवान है, जापान है, बड़ी वर्ल्ड में चीजें जहां से हम निकाल के थोड़ा बहुत चाइना में डालिए। इसमें कोई हर वक्त इंडिया चाइना की स्टोरी नहीं है जो बनाई गई थी लास्ट फ्यू डेज। तो अब नेक्स्ट किस पर मूव करें फिर? आप कह रहे हैं अगर वो स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन समीर जी, फिर भी जो एफआई की सेलिंग आई पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ी भयानक थी और उसने सबसे ज़्यादा टारगेट किया वापस एचडीएफसी बैंक को, जो एक लग रहा था कि एक वापस काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हो गई। तो क्या अब वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से बॉटम बनेगा? थी वो भी इतनी जल्दी मैंने इतना सोचा नहीं, बट बिग पिक्चर में क्या है कि उनके पास फाइनेंशियल्स हैं। तो अगर किसी ने इंडिया में ओवरवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट में अगर बात करें, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई बहुत बड़ा ओवरवेट था, लेकिन सपोज था 2-4%। सो ओवरऑल अगर आप इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर की बात करें, उन्हीं की बात ज्यादा होती है, और उसी का प्रोपोर्शन आप अगर बड़ा फंड करेंगे तो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। इंडिया और चाइना का वेट नियरली सेम था इन अगस्त, 20% ईच। उसके बाद चाइना बढ़ गया 25-30%, तो उसका वेट लेटर से पता नहीं 23-24% हो गया, बिकॉज बाकी सब कांस्टेंट रहे। तो आपके पास 55% नॉन इंडिया नॉन चाइना पैसे हैं। अगर आप ग्लोबल फंड कर रहे हैं तो आपके पास 1% इंडिया है, 1% चाइना है, इन थियोरी इंडेक्स के हिसाब से। अब अगर आपको चाइना लग रहा है कि आपका 0.5 था, या इमर्जिंग मार्केट में 23 नहीं था, आपका 15% था, आपको 4-5% बढ़ाना है, तो ये किसने लॉजिक बनाई? भी अब ऑफकोर्स 2-4 बंदे तो करेंगे, 2-4 इन्वेस्टर्स करेंगे, बट बिग पिक्चर में क्यों मार्केट ने सोचा कि वो जो 3-4% आपको चाइना में बढ़ाने हैं वो इंडिया से निकालने जरूरी है? बिकॉज दे आर डिफरेंट स्टोरीज। एक स्टोरी है कि सेक्युलर स्टोरी है, कंसिस्टेंट स्टेबल टाइप रिटर्न, और एक है कि क्योंकि बहुत गिर गई है तो इनिशियली बहुत बढ़ सकती है, जैसे पीएसयूज वगैरह में हुआ था कि अब बड़े चीप है तो एक दिन बढ़ेंगे, तो 1-2 साल 6 महीने बढ़ सकते हैं, और नहीं भी बढ़े तो ये रिकग्निशन हो जाती है कि ये बड़ा रिस्की ट्रेड है टू बी सो अंडरवेट, बिकॉज गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया, हो सकता है सेकेंड स्टेप ले बाद में। सो दैट वाज द स्टोरी। अब वो स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन उसके में जो भी फास्ट ट्रिगर जिन्होंने किया या स्लो ट्रिगर भी करें, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर इज अ बिग वेट एंड एचडीएफसी बैंक इज अ बिग वेट। बट बियॉन्ड अ पॉइंट इन सब चीजों से नहीं डिसाइड होगा। अब है कि एचडीएफसी बैंक हैज टू डिलीवर। ऐसे तो अभी नवंबर में करीब $2 बिलियन की बाइंग आनी है एचडीएफसी बैंक में, विच इज सॉर्ट ऑफ इन ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज ऑफ ईटीएफ इंडेक्स वेट इंक्रीज। अब वो चलता रहेगा ऊपर नीचे। आई थिंक वो फ्लो वाला काम हो गया जो होना था, बोथ साइड्स, बोथ ओके, साइड्स। ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, सिंस हम फाइनेंशियल्स में हैं, अब आज सुबह न्यूज़ आई कि एनएसडीएल का आईपीओ क्लियर हो गया है। ये एक स्पेस है समीर जी जिसने बहुत पैसा बनाया है, सीडीएसएल हो, चाहे बीएससी हो, एमसीएक्स हो, ये पूरी की पूरी मार्केट प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां जो हैं, इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। यहाँ पर क्या आप अभी भी आपको मौके लगते हैं? कुछ है आपके पोर्टफोलियो में इनमें से? हाँ जी, हमारे पास सीडीएसएल है, और हमने बीएससी नहीं था, हमारे पास एमसीएक्स पहले होता था, लेकिन फिर हम उस वक्त
हमने सोचा कि बड़ी स्पेकुलेशन ज्यादा हो गई है, सो वी डोंट हैव इट एंड वी मिस्ड अ बिग पार्ट ऑफ द लास्ट राउंड मूव। 20-30-40% तो मिस हो गए एंड के। बट जनरली थीम राइट है। वैल्यूएशंस का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि NSDL कैसे उसमें आएगा, बट जनरली द कॉन्सेप्ट इज राइट बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इट इज कि आप और चीजें इंक्लूड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, पता नहीं कब हुआ, लेकिन मुझे तो अभी पता लगा कि प्राइवेट कंपनीज के भी डीमैट हो गए हैं, बिकॉज हीलियोस के अपने 2 शेयर हैं विच हीलियोस सिंगापुर ओन्स इन हीलियोस इंडिया, वो भी अब डीमैट हो गए हैं, तो उसके भी किसी को पैसे देने पड़ेंगे, वन ऑफ दीज 2 डिपॉजिटरीज को। तो ऐसे आप चीजें बढ़ाते जा रहे हैं विच आर डीमैटेड, विच एक्चुअली इज वेरी गुड, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो ये सब चीजें आप छोटे 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 करके, ओवर एंड अबव जस्ट द फैक्ट कि न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग एंड ओपनिंग देयर अकाउंट्स, इवन द प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग। अच्छा समीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। लास्ट टाइम जब हमारा इंटरेक्शन था ना, आपने काफ़ी समय से अपना जो नेगेटिव व्यू था आईटी को लेकर, आपने कहा नहीं साहब इसे छुएंगे ही नहीं, वो परिवर्तन हुआ था। आपने कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव व्यू लास्ट इंटरेक्शन में एक्सप्रेस किया था, और वहाँ से मुझे मालूम है 38,000 का इंडेक्स निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 44,000 गया। कैसे पोजीशन किया था आप लोगों ने आईटी को उस वक्त, क्या लिया था, अभी क्या कर रहे हैं आईटी पे इस वक्त, एंड स्पेशली बिफोर दिस अर्निंग सीजन? आईटी का जस्ट टू गिव बैकग्राउंड, हम नियर जीरो थे 22 से, एक्सेप्ट हमारे पास एक होता था केपीआईटी ऑल आवर लाइफ। तो उसके बाद हमने ये आई थिंक अराउंड इलेक्शन एंड पर्टिकुलरली बजट, आई थिंक उसी वक्त हुई होगी बात, तो उस समय मुझे लगा कि गवर्नमेंट का वो चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स, पीएसयूज, डिफेंस, रेलवेज, ये सब चीजों की अब स्टोरी काफी चल गई है, लेकिन उस स्पेस पे नहीं चल सकती। तो वो जब हमने कम किया, उसके बाद इफ वी जस्ट लुक कि अब बचा के और कहाँ जाएं, तो एक तरफ तो उधर से हो गया कि पैसे रिलीज हो गए हैं, एंड सेकंड था कि आईटी कंपनीज ने अपना सॉर्ट ऑफ ये फीलिंग आ रही थी मीटिंग्स में और एनालिस्ट रिपोर्ट से और एवरीवेयर से कि वर्स्ट इज बिहाइंड। अब वो जो बार बार बोलते थे पुराने मीट उसमें रिजल्ट्स में कि जी हमारे लीकिंग बकेट है, कि हमारे वो नए ऑर्डर तो मिल जाते हैं लेकिन हमारे पुराने ऑर्डर जो डिस्क्रिशनरी थे वो रोज कट हो जाते हैं, इसलिए एंड में आपको कुछ नहीं नजर आता। वो अब लगता है, अब अभी रिजल्ट में पता लगेगा कि वो फेज खत्म हो गया। चाहे नई ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम जो नया बिजनेस मिले वो एडिटिव हो, ये नहीं कि नया मिला है लेकिन पुराना चला गया। सो आई थिंक वो बॉटमिंग आउट फेज में है, तो दैट इज हाउ वी बॉट। सो अब हमारा वेट होगा कोई 13-14% या 12-14%, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फंड्स, किसके पास कितने पैसे थे उस समय, बट ब्रॉडली है। हमने वो ऑब्वियस स्टॉक्स लिए हैं 3-4 बड़े वाले। अच्छा सर, ये चाइना के एक्शन के बाद, सेंट्रल बैंक के एक्शन के बाद जो मेटल्स में मूव आया, निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, मेटल्स में आप लोग कैसे पोजीशन है इस वक्त? 100% गलत है। मतलब एक चीज होती है कि 10-20% गलत हो, एक होती है कि कोई चीज 100% गलत हो। तो 100% गलत ये है कि चाइना के पास अनलिमिटेड हाउसिंग स्टॉक अटका हुआ है और वो अनलिमिटेड फंसे हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स। अब उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, आपका ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना एक और मकान लीजिए। उसके लिए नई स्टील थोड़ा यूज होने लग जाएगी, वो पुराने मकान ही नहीं बिकने। आप सोचो अगर एक पूरी लाइक कॉलोनी या पूरा टाउनशिप बना हुआ है जिसमें 10,000 मकान है, पता नहीं कितने मकान है, पहले आएगा कौन लेने? बिकॉज जो आदमी पहले लेने आएगा उसको ये नहीं पता कि मैं तो ले लूं, लेकिन बाकी 9,000 लोग जब तक नहीं लेंगे वो सेटअप ही नहीं होगी कॉलोनी। आप 200 आदमियों ने, 500 आदमियों ने वो मकान ले लिए उस बंद बिल्डिंग्स में, तो पहले तो यही नहीं समझ आएगी उसको कि मैं करूं कि ना करूं, बिकॉज ही बाइज इट एंड देन नोबडी एल्स बाइज इट। वो तो अटक गया वो उसमें, इवन तो उसको रेडीमेड मकान है, सब कुछ सेट है उसका, लेकिन ही कांट लिव अलोन इन दैट सोसाइटी। बट सेकंड थिंग इज, इस बेसिस पे कहां से स्टील और वो की यूज होगी, वो तो बात ही नहीं बनी। अभी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस चाहिए, कंज्यूमर की स्पेंडिंग चाहिए, तो इट इज बेटर मे बी टू बाय कंज्यूमर रिलेटेड थिंग्स, कि चलो जी कंज्यूमर फट से पैसे खर्चेगा, कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ी उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गई, उसके कोई मॉर्गेज में पैसे बच गए, उसका इंटरेस्ट रेट कट हो गया, कहां से आगे चले गए कि अब इसलिए न्यू कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और स्टील की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ये तो कहां से कहां छलांग मारी, कोई लॉजिक नहीं। ओके,
अच्छा समीर जी, ये आपने कहा 100% गलत है, ठीक है, समझे मैं आपकी जरा बात। ओवर एम्फसिस तो करता हूँ, ड्रामेटिक, बट नहीं, मैं पंजाबी थोड़ा आपने उसी कहा ना, पर। तो पंजाबी तो ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ ही बात करेगा ना। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, वो जब तक आप उस तरीके से बात करते नहीं तब तक मज़ा भी नहीं आता तो एक्चुअली। बात ही क्या तो बनेगी। हाँ, अच्छा, सिंस आप इस मूड में हैं, एक बात बताइए, ये आपने वोडा आइडिया या भारती इनमें इन्वेस्ट किया था क्या? कोई व्यू है इस ये जो पूरा का पूरा प्ले आउट हुआ है पिछले 3-4 महीने में? नहीं जी, भारती तो हमारा काफी दिनों से है, करीब 1-1.5 साल से है। वोडाफोन का कोई मतलब ही नहीं एग्जिस्ट करने का। उसकी एक होप थी कि सुप्रीम कोर्ट वो थोड़ा रिवर्स कर दे, या उनका जो ये जो बिना बात पे फाइन लगाए गए थे, आई एग्री कि गलत तरीके से लगाए गए हैं, क्योंकि इन सब कंपनीज ने पैसे दिए थे, उस पे आपने कंपाउंडिंग कर दी, उसमें इंटरेस्ट लगा दिया, उसमें फाइन लगा दिया, बट उसका उसके बगैर कोई होप ही नहीं है। अब आप एक बात याद रखें, एक्चुअली देयर इज अ फोर्थ कंपेटिटर। हम बार बार बात करते हैं 2.5 and 3। अगर आप देखें कि 2 साल से टीसीएस हर वक्त रिपोर्ट करते हैं कि हमने कितना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है बीएसएनएल का, करेक्ट। एंड एक्चुअली जो लास्ट मंथ के नंबर्स आए उसमें आया कि बीएसएनएल के नंबर भी बढ़ गए हैं, बिकॉज बीएसएनएल को अगर इतना बड़े प्रोजेक्ट्स उसने दिए हैं टीसीएस को, विच मीन्स ओवरऑल बीएसएनएल इज सीरियस। इट्स जस्ट दैट हमें डे टू डे बीएसएनएल की बातें नजर नहीं आती, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी है एंड थोड़ा अपने आप कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बट एक्चुअली 2.5 नहीं, 3.5 प्लेयर्स हैं। बट भारतीय हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ना लिया ना दिया, ये पुराने हमारे 1-1.5 साल से हैं, विच हैव डन वेल एंड वी आर कीपिंग देम, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इज कि प्राइसेस थोड़ी बढ़नी पड़ेंगी, नॉट इन वन डे, मे बी नाउ इट टेक 1 year, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा, क्योंकि अमाउंट्स आर लार्ज। आपको लगता है कि 30 रुपए आपने महीने के बढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप 30 रुपए × 12 × 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों को करो, तो दैट इज लाइक 30-40 thousand करोड़ आपने पब्लिक से ले लिए या कंज्यूमर से लेके 2-3 कंपनियों को दे दिए। बट अदरवाइज उसका कोई लॉजिक ही नहीं था। वो भी एक्चुअली 100% ही कहना चाहिए, बट चलिए जो भी परसेंट आप बोले गलत ट्रेड था जो हमने नहीं किया। ओके, मीनवाइल मार्केट वापस कूल ऑफ हुआ थोड़ा सा, देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी। अब निफ्टी फिर 24,800 को एक बार टेस्ट करता हुआ हायर लेवल से हम गए थे करीब 24,900 तक, अब वापस 24,800 के करीब आए। अच्छा समीर जी, सिंस आपने टीसीएस की बात की, हालांकि वो बात आपने कॉन्टेक्स्ट में की थी बीएसएनएल को, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि पिछले मंथ के नंबर्स में क्लियरली बीएसएनएल ने गेन किया था। तो कुछ ना कुछ तो प्राइस सेंसिटिविटी है इस मार्केट की। ऐसा नहीं है कि आप बस हाइक करेंगे और वो आपके वो कस्टमर आते रहेंगे। आईटी पर आपका व्यू कंसिस्टेंटली कॉशियस रहा है। क्या अब उस व्यू में कोई चेंज आ रहा है, कंसिडरिंग यूएस में इस समय एक काफ़ी लोग मान रहे हैं कि गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन सकता है कि ना रिसेशन आए प्लस रेट कट भी धीरे धीरे आए? तो क्या व्यू मैंने होगा कहा यहाँ ना पर? जी परविंदर जी को, कि 2 साल से हम नियर जीरो थे, अब तो हम 13-14% पर पहुंच गए हैं। बाइंग द बिग 4 कंपनीज, बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में मिल जाएगा, वही है सबके पास। बट ब्रॉडली स्पीकिंग अब चेंज हो गया ना, क्योंकि अब हमें लगता है कि नेगेटिव शायद खत्म हो गया है, पॉजिटिव देखते हैं हाउ मच पॉजिटिव इज देयर। बट इसमें पहले नेगेटिव को खत्म होने के 10% बनने थे जो बन गए हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अब रिजल्ट्स आएंगे 10 से ही शुरू हो जाएंगे आई थिंक, टीसीएस वगैरह। तो लेट्स सी, बट अभी तो हम पॉजिटिव है, क्योंकि हम तो ओवरवेट है, अब तो हमारा 13-14% वेट है। समय मेरा ऑडियो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैं मिस कर दिया कि वो वीरू आपसे ऑलरेडी आईटी पूछ चुके थे और वो बात हो चुकी थी उस पर। अच्छा समीर जी, एक और चीज़ जहाँ पर लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आई थिंक आपने भी काफ़ी पैसा बनाया था होटल्स में। इंटरग्लोब ने भी काफ़ी अच्छा किया है, जीएमआर एयरपोर्ट ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। ये थीम अभी भी इंटैक्ट है क्या? अब हम तो इंटैक्ट ही गिन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली हैं सारे शेयर्स। यस, बिकॉज क्या है कि कंज्यूमर में अगर आप देखें, थोड़ी सी हाई ग्रोथ चाहिए एंड थोड़ा सा ड्रीम चाहिए कि अभी भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आए हैं, अभी इंडियंस ने और ट्रैवल करना है, इंडियंस को आजकल यूरोप के वीजा नहीं मिलते, ये वो कुछ कुछ और आगे की स्टोरी में आप कम से कम 15% टाइप 20% टाइप अर्निंग ग्रोथ गिन सकते हैं। ये जो पुराने ट्रेडिशनल कंज्यूमर है, उनका होता है कि बारिश आ गई जी, अब 4% का 6% हो गया, वो मजा नहीं आता। सो दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज नैरोली फोकस्ड, मतलब ये आपको 1.4 बिलियन पीपल आपका टैम नहीं है, मे बी 20% ऑफ दैट टैम है। तो उसमें लगता है कि चलो उनके इनकम बढ़ रही है, वो डिवाइड है रिच पुअर में या जो भी।
सो इसलिए इसमें लगता है कि ये चल सकता है। और एक्चुअली होटल्स वगैरह में ये भी क्लियर है कि बड़े सालों से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, एंड देयरफॉर इट इज इजी टू सी कि ये साइकिल इतने साल की होती है, 6-7 साल की होती है, उसमें 4 साल के बाद कोई नए होटल बनाता है, प्लस लैंड इज डिफिकल्ट टू बाय, ये वो बड़ी सारी स्टोरीज बन के आप ड्रीम कर सकते हो कि आपके 15-20% अर्निंग ग्रोथ आती रहेगी, विच मीन आपके होपफुली इन दैट रेंज अगर बन जाए तो खुश हैं। लेकिन हमारा जैसे एक स्टॉक चला नहीं, पहले बड़ा चला था लेमन ट्री, लेकिन अब है हमारे पास, अब ठीक है सब। सर लेमन ट्री तो पूरे देश में है, अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से जहां जहां जाएंगे ना आप लेमन ट्री सर, पहले फेज में बड़े बने और फिर स्टॉल हो गया। पहले फेज में बहुत बने सब 40-50 से, उसके बाद वो अटक गया 1-1.5 साल से। चलो ठीक, पार्ट ऑफ पैकेज। अच्छा, कोई और थीम सर जिसको आप लोगों ने इंक्लूड किया हो? फॉर इंस्टेंस जैसे डायग्नोस्टिक खूब चला, आई मीन पोस्ट कोविड जो सिंक आया था, अब वो एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गया है। कोई और थीम या फिर डायग्नोस्टिक्स पे आपका टेक कोई इस वक्त कोई ऐड? डायग्नोस्टिक्स भी हमारे पास कुछ फंड्स में है जहां पे पैसे थे, बिकॉज वो जो एक फेज हुआ था ना जब कोविड के बाद बहुत इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे सारा बेंचमार्क खराब हो गया ईयर ऑन ईयर। तो अराउंड 1 ईयर अगो वो उसका जो बेस इफेक्ट था वो चला गया, तो वो हमने लिए थे, बट नॉट इन एवरी फंड, बट 3-4 अलग अलग पोर्टफोलियोज एंड फंड में शायद होगा। जो मुझे आजकल पसंद है, मैं आपको क्या बताऊंगा, क्योंकि फिर यू आर नॉट सपोज टू टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट मैं फिर फुल डिस्क्लोजर बता रहा हूँ कि मुझे आजकल अच्छा लगता है पेटीएम, और हमारे सब फंड्स में है और हम बुलिश हैं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ 2 मिनट में। मेरे हिसाब से लॉजिक ये है कि ये जो बाकी लोग हैं, फोन पे एंड दिस एंड दैट एंड अदर पे एंड थर्ड पे, उनमें कोई पब्लिक नहीं हो सकता अगर इसका स्टॉक ना चले, पेटीएम का। ये सब बेंचमार्किंग होती है। दूसरा, ये जो फिनटेक कंपनी है क्या बोलेगी कि हम इतने फर्क हैं कि जी मुझे आप 12 बिलियन दे दो, 15 बिलियन वैल्यूएशन दे दो, जो उनकी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में है, अगर पेटीएम की वैल्यूएशन 6 बिलियन हो। सो हाउ डज इट रिजॉल्व? वो ऐसे रिजॉल्व होता है जैसे जोमेटो और स्विगी में भी वैसे रिजॉल्व हुआ कि जो नई कंपनी आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, नई जो लिस्टिंग के लिए आती है वो पहले तो अग्रेसिव होती है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं ज्यादा अग्रेसिव हुआ और दूसरे का शेयर गिर गया तो मेरे को पब्लिक कोई नहीं जाने देगा। अगर जोमेटो का शेयर 80-100 रुपए होता तो स्विगी जिंदगी में पब्लिक नहीं जा सकता था, जो मर्जी बोल ले मेरा मार्केट शेयर इतना है, मेरा ये इतना, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए, सो दैट दे कैन शो एंड गो पब्लिक, थोड़ा सा चेंज किया अपने प्राइसिंग को, दूसरे की भी प्राइसिंग, उसका स्टॉक बढ़ गया, नाउ प्लीज गो पब्लिक एंड यूल बी अ हॉट आईपीओ। सो ये इन सब में से सबकी ये लड़ाई कम होनी पड़ेगी, सबको कुछ कुछ पैसे कंज्यूमर से, कोई मर्चेंट से, कोई एमडीआर, कोई ये वो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक। एंड इफ द सेकंड गाय कैन नॉट गो पब्लिक, देन एनीवे द फर्स्ट गाय इज अ हीरो बिकॉज ही हैज मनी एंड द अदर गाइज डोंट। नहीं बिल्कुल, पेटीएम पर खैर मुझे याद है, आप इवन जब वो आरबीआई का एक्शन आया था तब भी आप बुलिश रहे थे और आपने कहा था कि बस ये हाँ, मतलब वो कुछ बॉटम से लेके तो 60-70% बन गया, बट बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल तो खाली रिकवर हुए, बने नहीं। हाँ नहीं नहीं वो मैं समझ तो गया। मैं इसलिए अभी मैं जो तो बोल रहा था, अगर आप ईयर टू डेट स्टॉक बेचारा 5-10%, हाँ उनमें से ढूंढ लो 2-4 स्टॉक ही नहीं यार ये ठीक है, इतने बुरे नहीं है, एंड यू आर नॉट बाइंग देम एट अ हाई, एंड उन्होंने सबने पेन भी सफर की है, जो भी पेन उनको हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड अलग अलग स्टॉक्स को, जिससे कि वो नहीं चले व्हेन एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग, उनमें से आपको मिल जाते हैं 2-4 और एक बहुत क्विक क्वेश्चन, क्या ओला लिया आपने फिर इसी तर्ज पर या नहीं, उसको अवॉइड किया टोटली? हमने नहीं लिया। हम आईपीओ में मोस्टली लेते नहीं है, और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद तो आई कंसिडर इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ फंड मैनेजर टू बाय आफ्टर द लिस्टिंग ऑन डे 1 और 2, पर्टिकुलरली अगर वो पहले 20-30, ओला तो नहीं बढ़ा था फर्स्ट डे, बट जनरली जो ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि आईपीओ में फिर भी आदमी ले सकता है, आपको बड़े कम शेयर मिलते हैं, आपको अगर एंकर भी हो तो आपको कोई प्रोपोर्शनेट टू योर फंड साइज कुछ भी नहीं मिलता उस हिसाब से। इवन एचडी, मतलब बड़े बड़ों को, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ले लो, जिनको भी हर वक्त एंकर मिल रहा होता है, वो उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कुछ नहीं है, तो उनकी लाइफ नहीं चेंज होती। लेकिन अगर डे 1 ऑफ लिस्टिंग में आपने आके 1-1.5-2% वो शेयर ले लिए एंड बढ़ा दिया उसको 20-30-40-50%, जैसे बजाज हाउसिंग वगैरह में किया, ये तो बिल्कुल ही बियॉन्ड नॉर्मल रिडिकुलसनेस किया था। ओके, बियॉन्ड रिडिकुलस। चलिए बहुत मज़ा आया समीर जी आपसे बात करके, एज ऑलवेज।